गुड इवनिंग एवरीबडी, माई सेल्फ इज विकास योगी। और गाइस आप देख रहे हो योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और गाइस हाल फिलहाल अपन डिस्कस कर रहे हैं ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। और फ्रेंड्स पिछली क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था फेलोपियन ट्यूब का पार्ट फर्स्ट, और आज अपन डिस्कस करेंगे फेलोपियन ट्यूब का पार्ट सेकेंड। और ध्यान रखिए गाइज, नोट कर लीजिएगा, आज 8:30 बजे है वो अपना क्या रहेगा, लाइव सेशन रहेगा। कहने का मतलब लाइव क्लास रहेगी, लाइव डिस्कशन होगा स्ट्रेटजी के बारे में कि अपने को कैसे स्टडी करनी है, किस पैटर्न से अपने को फॉलो करना है, कैसे अपने क्लासेस देखेंगे, सभी कुछ कैसे अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, सभी के सभी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइज एवरीथिंग। तो गाइज भूलिएगा मत, आज 8:30 बजे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के ऊपर जाकर के या फिर अपने यूट्यूब खोल लेना आप 8:30 बजे, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर डिस्प्ले के ऊपर लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके और आपको लाइव आ जाना है। और लाइव अपन सब बच्चे आज स्टडी का जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो तैयार करेंगे। और गाइस कुछ बच्चों की मुझे कंप्लेंट सुनने को मिल रही है कि सर हमारे पास प्रॉपर लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, या तो पहुंचता ही नहीं या फिर लेट पहुंचता है। तो गाइस इसके लिए क्या करना आपको, जैसे ही आप कोई लेक्चर देखते हो, लेक्चर के पास में या फिर नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उस सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में आपको ऑल पे क्लिक करना है। केवल ऑल पे क्लिक करते आपके पास में हर लेक्चर की, हर लाइव क्लास की आपके पास में इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। सो लेट्स गो गाइज, अब अपन डिस्कस करते हैं अपने फेलोपियन ट्यूब का पार्ट सेकंड। तो गाइज प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार मैं 1 मिनट के लिए रिवाइज करता हूँ। पार्ट 1 के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसे अपन साल्पिंग्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं अपन, फेलोपियन ट्यूब को साल्पिंग्स भी कहते हैं। देन फेलोपियन ट्यूब का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो अपन क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस कहेंगे अपन। अगर अपन फेलोपियन ट्यूब की अगर विजुअलाइज कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब को अंदर से, तो अपन इसे कहेंगे साल्पिंजोस्कोपी। अगर फेलोपियन ट्यूब की अगर अपन एक्सरे स्टडी करते हैं तो अपन इसे कहते हैं साल्पिंजोग्राफी। अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई आर्टिफिशियल ओपनिंग अगर अपन क्रिएट कर रहे हैं तो अपन इसे कहेंगे साल्पिंजोस्टोमी। और अगर गाइज अपन फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हो तो अपन इसे कहते हैं साल्पिंजेक्टमी। देन इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि फेलोपियन ट्यूब को साल्पिन्स के अलावा ओविडक्ट और यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। और गाइज फेलोपियन ट्यूब संख्या में 2 होती है, इसका मतलब ये पेड होती है। देन इसके साथ साथ अपन डिस्कस किया फेलोपियन ट्यूब की जो नॉर्मल लेंथ होती है गाइज वो 10 सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर का मतलब 4 इंच होती है। अगर फेलोपियन ट्यूब की लेंथ अगर नॉर्मल से ज़्यादा होती है, इट मीन्स मोर देन 10 सेंटीमीटर होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कॉज करती है। और अगर इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर से कम होती है तो प्लासेंटा प्रीविया को ये कॉज करती है। इन सभी के रेशनल्स अपन ने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए थे फेलोपियन ट्यूब के। देन इसके साथ साथ में मैंने बात की डेवलपमेंट की, कि साहब फेलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट मुलेरियन डक के अपर वर्टिकल पार्ट से होता है। कितने वीक के ऊपर है, 6 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी। देन इसके साथ साथ अगर अपन बात करें गाइज, अपन ने देखा था फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर की, फेलोपियन ट्यूब की जो वाल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सीरस कोट की बनी होती है, इसका मतलब है पेरिटोनियम की बनी होती है। जो मिडल लेयर होती है वो मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर लेयर होती है जिसके अंदर 2 प्रकार के मसल फाइबर होते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है म्यूकोजल लेयर। और गाइज म्यूकोजल लेयर कौन से एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती है, सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। और गाइज यहाँ से नोट करने की बात यह है कि इन सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम के बीच में कौन सी सेल प्रेजेंट थी, रिमाइंड करो एक बार, कौन सी सेल प्रेजेंट थी गाइज, पेज सेल प्रेजेंट थी। पेज सेल का क्या काम होता है कि जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट होता है यानी कि जो जाइगोट होता है, जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट होता है गाइज, ये पेज सेल्स उस प्रोडक्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है करती है। देन ये जो पेज सेल्स हैं गाइज, इन पेज सेल्स की एक्टिविटी को 2 हार्मोन रेगुलेट करते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। गाइज एस्ट्रोजन होता है ये पेज सेल्स में हाइपरप्लेजिया करता है, कहने का मतलब इनकी संख्या को बढ़ा देता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये पेज सेल की सीक्रेशनल एक्टिविटी को कम करता है, यानी कि जो सीक्रेशनल एक्टिविटी को मेंटेन करता है। यानी कि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो पेज सेल्स के द्वारा सीक्रेशन कम होंगे, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो पेज सेल के सीक्रेशन भी बढ़े जाएंगे। गाइज इसके साथ साथ में अपने इस फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग्स की बात की थी, लोकेशंस की बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और गाइज आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो अपना पार्ट 2 के अंदर जो मेन पॉइंट है फेलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग गाइज, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। गाइज ओबीजी के अंदर जब भी क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जामिनर के माइंड में फेलोपियन ट्यूब का पार्ट एक बार जरूर रिमाइंड होता है, वहां से क्वेश्चन देने की वो जरूर सोचता है। सो गाइज
गाइज ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जैसा कि आप जानते हो गाइज, फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स है? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। गाइज एक बार अपन डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, कौन कौन से पार्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप अपने को हो सकते हैं। एक बार अपन 0 लेवल से समझते हैं, फिर उसके बाद में इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सो गाइज मैं एक बार डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे समझाता हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। ये अपनी फेलोपियन ट्यूब है, दोनों साइड के अंदर ये और ये राइट फेलोपियन ट्यूब और ये लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब है। हर फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं गाइज? 4 पार्ट्स होते हैं हर फेलोपियन ट्यूब के। यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे इन पार्ट्स के बारे में। और गाइज यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के देखिएगा ध्यान से, इस डायग्राम के अंदर फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। गाइज यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पूरा पार्ट क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अपन ने कहा कि साहब फेलोपियन ट्यूब पे कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट तो होता है इंट्राम्यूरल, फर्स्ट पार्ट इज इंट्राम्यूरल। सेकंड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का इस्थमस। जो थर्ड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का वो है गाइज एम्पुला। और जो फोर्थ और लास्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा होता है? इनफंडिबुलम होता है। तो गाइज इस प्रकार से इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम फेलोपियन ट्यूब के टोटल कितने पार्ट्स हुए? 4 पार्ट्स हुए। चलो अब इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। तो गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर देखिएगा फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो यूट्रस की वॉल के अंदर धंसा हुआ है। देखिएगा फेलोपियन ट्यूब का ये जो पार्ट है ये कहाँ पर है? ये यूट्रस की वॉल के अंदर धंसा हुआ है। तो गाइस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो यूट्रस की वॉल के अंदर लाइन रहता है या फिर धंसा हुआ रहता है या फिर यूट्रस की वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो गाइस फेलोपियन ट्यूब का इस पार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? इंट्राम्यूरल के नाम से अपन इसे जानते हैं। और फॉर काइंड योर नॉलेज ध्यान रखना, इस इंट्राम्यूरल पार्ट को अपन इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? इसी को अपन क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल। यानी कि इंट्राम्यूरल पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का, जो फर्स्ट पार्ट होता है जो यूट्रस की वॉल के अंदर धंसा हुआ होता है, इसको अपन इंट्राम्यूरल भी कहते हैं। और इसे अपन क्या कहते हैं गाइज? इंटरस्टिशियल पार्ट के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। क्लियर गाइज? तो इंट्राम्यूरल फेलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट हुआ जो यूट्रस की वॉल के अंदर क्या होता है? लाइंड होता है। देन इसके बाद में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है इस इंट्राम्यूरल पार्ट की लेंथ। हिसाब जो इंट्राम्यूरल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है गाइज, इस फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर। जी हाँ गाइज, यानी कि 1.25 सेंटीमीटर लंबा होता है ये इंट्राम्यूरल पार्ट। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है इंट्राम्यूरल के बारे में गाइज वो है डायमीटर। यानी कि इंट्राम्यूरल पार्ट है, इसकी जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन का सरकमफेरेंस कितना होता है, इसका डायमीटर कितना होता है। तो गाइस ध्यान रखना, इंट्राम्यूरल पहला पार्ट है जिसकी लेंथ तो है 1.25 सेंटीमीटर और पहला पार्ट है, 1 नंबर का पार्ट है, इसलिए इसका जो डायमीटर होता है वो सीक्वेंस से ध्यान रखना कितना होता है? 1 mm। डायमीटर ऑफ द इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? 1 mm। mm का मतलब यहाँ पे मिलीमीटर है। यू ऑलरेडी नो गाइज कि जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। और जो फेलोपियन ट्यूब का इंट्राम्यूरल पार्ट है, इसका डायमीटर, इसकी ल्यूमेन का सरकमफेरेंस, इसकी ल्यूमेन की जो चौड़ाई है वो कितनी है? केवल और केवल 1 mm होती है। क्लियर गाइज? देन इसके बाद में फेलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट के बाद में इंट्राम्यूरल के बाद में अपन डिस्कस करना चाहेंगे फेलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट। तो देखिएगा यूट्रस की वॉल में ये धंसा हुआ जो पार्ट है गाइज, ये तो हो गया इंट्राम्यूरल। अब देखिए इसके बाद में इंट्राम्यूरल के बाद में ये जो पार्ट है जो लगभग बिल्कुल सीधा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का गाइज, इस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? इस्थमस के नाम से जानेंगे। सो गाइज यहाँ से इस्थमस
इस्थमस से पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है द सेकंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड पार्ट होता है इस्थमस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि साहब जो इस्थमस होता है ये इस्थमस कैसा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, देखिए लगभग सीधा पार्ट, स्ट्रेट पार्ट। तो गाइज आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, कि फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, तो गाइज वो कौन सा पार्ट है, इस्थमस पार्ट है। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे गाइज इस्थमस की जो लेंथ होती है यानी कि इसकी जो लंबाई होती है, तो नोट कीजिएगा गाइज इसकी लंबाई होती है 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। देन इस्थमस का जो ल्यूमेन होता है यानी कि इसकी जो ये जो ट्यूब है इस्थमस, इसकी जो ल्यूमेन है इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना होता है 2 mm होता है। ध्यान कैसे रखोगे, ट्रिक कैसे रखोगे, देखो इंट्राम्यूरल पहला पार्ट था सो डायमीटर भी कितना 1, इस्थमस दूसरा पार्ट है सो यहाँ पे इसका डायमीटर भी कितना है 2 mm है। तो गाइज यहाँ से आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली नोट करनी है कि फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रेट पार्ट कौन सा है, तो आंसर होगा अपना इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब की इस्थमस की लेंथ कितनी होती है, तो आंसर होगा अपना 3 to 4 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब का जो इस्थमस है इसका डायमीटर कितना होता है, तो आंसर होगा अपना 2 mm, इट मीन्स 2 मिली मिडल। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में अपन फैलोपियन ट्यूब का थर्ड पार्ट डिस्कस करना चाहेंगे। तो गाइज देखिएगा ये तो हो गया इंट्राम्यूरल, ये हो गया इस्थमस। तो गाइज इंट्राम्यूरल और इस्थमस के बाद में ये जो आपको फैलोपियन ट्यूब का ये जो घुमावदार पार्ट आपको दिख रहा है गाइज, फैलोपियन ट्यूब के इस घुमावदार और सबसे लंबे पार्ट को अपन क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला। सो गाइज यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन जाता है, देखो डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो एम्पुला है ये कैसा है, घुमावदार पार्ट है। घुमावदार को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हो, टोर्टस कह सकते हो, TORTUS, टोर्टस। तो गाइज आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर कि द टोर्टस पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोर्टस पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, कि निम्न में से फैलोपियन ट्यूब का टोर्टस पार्ट कौन सा होता है। टोर्टस का मतलब घुमावदार पार्ट कौन सा होता है, तो गाइज अपना आंसर क्या आ जाएगा, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का कैसा पार्ट होता है गाइज, टोर्टस पार्ट होता है, घुमावदार पार्ट होता है। देन कौन से नंबर का पार्ट है ये, 3rd नंबर का पार्ट है, तीसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे, जैसे कि अपन सभी पार्ट्स की कर रहे हैं, किसकी बात करना चाहेंगे, लेंथ की बात। तो ध्यान रखना गाइज फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट की जो लेंथ होती है वो फिक्स लेंथ होती है, कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। और गाइज फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट की 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इससे ज़्यादा या इसके बराबर फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट की लेंथ नहीं है। इसलिए आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, इट मीन्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज, तो अपना आंसर क्या जाएगा गाइज, यही एम्पुला जाएगा। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे इसके डायमीटर के बारे में। तो गाइज फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट 3रे नंबर का है, सो इसका डायमीटर कितना होगा, 3 से 4 mm। कितना डायमीटर होगा गाइज इसका, 3 से 4 mm। ध्यान रखना गाइज ये जो एम्पुला पार्ट का डायमीटर है ये कई बुक्स के अंदर मेंशन नहीं कर रखा, कईयों में कर रखा, तो किसी में 5 mm कर रखा है, किसी में 4 mm कर रखा है, किसी में 6 mm कर रखा है। तो गाइज आपको स्पेशली ये नोट कर लेना है कि फैलोपियन ट्यूब का जो 3rd पार्ट होता है, एम्पुला होता है, इसका डायमीटर कितना mm होता है, 3 to 4 mm। दिस पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, दिस पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। ये कितनी है इसका डायमीटर एम्पुला पार्ट की, 3 to 4 mm होता है। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे गाइज फैलोपियन ट्यूब के 3rd पार्ट के बाद में, यानी कि एम्पुला के बाद में ध्यान रखना यहाँ से 4th पार्ट आ रहा है, यानी कि इस घुमावदार पार्ट के बाद में फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है गाइज, इस लास्ट पार्ट को अपन क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। क्या कहेंगे मिलोडे, इनफंडीबुलम कहेंगे। सो गाइज आपको यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये पुटअप हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट कौन सा होता है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा
होगा गाइस, इनफंडीबुलम होगा। देन इसके बाद में दूसरी बात करना चाहेंगे अपन, जैसे कि सभी पार्ट्स के अपन कर रहे हैं कि इस इनफंडीबुलम की लेंथ कितनी होती है, तो गाइस फैलोपियन ट्यूब के इस इनफंडीबुलम पार्ट की जो लेंथ है वो किसके बराबर होती है, इंटरस्टिशियल पार्ट के बराबर, इंट्राम्यूरल पार्ट के बराबर, फैलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट के बराबर किसकी लेंथ है, लास्ट पार्ट की लेंथ है। इसका मतलब इनफंडीबुलम और इंट्राम्यूरल इन दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, और वो कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर। कितनी है गाइस, 1.25 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। देन इसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग बात करना चाहूँगा मैं डायमीटर के बारे में। डायमीटर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज, तो गाइज आपको ध्यान रखना है, फैलोपियन ट्यूब का जो इनफंडीबुलम पार्ट होता है, इस इनफंडीबुलम पार्ट का डायमीटर कितना होता है, 6 mm। गाइज दिस पॉइंट आल्सो टू बी नोटेड, इट इज टू इम्पोर्टेंट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है, देखो अपन ने इंट्राम्यूरल पढ़ा, इसका डायमीटर कितना, 1 mm। अपन ने इस्मस पढ़ा, डायमीटर कितना, 2 mm। अपन ने एम्पुला पढ़ा, डायमीटर कितना, 3 से 4 mm। लेकिन अपन ने इनफंडीबुलम पढ़ा, इसका डायमीटर कितना, 6 mm। यानी कि इनफंडीबुलम का डायमीटर जो होता है, इनफंडीबुलम पार्ट की जो लुमेन का जो सरकमफेरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए गाइस ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, तो गाइज अपन कहेंगे कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, इनफंडीबुलम जाएगा। देन गाइज इसके साथ साथ में फैलोपियन ट्यूब के पार्ट के साथ साथ में आपको एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने की आवश्यकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। फैलोपियन ट्यूब का ये जो लास्ट पार्ट है, इस लास्ट पार्ट का जो एंड होता है किसकी तरफ है, ओवेरी की तरफ। ये वाला जो एंड है टुवार्ड्स दी ओवेरी। तो फैलोपियन ट्यूब के इनफंडीबुलम के जब एंड होता है तो एंड पर देखिएगा इस प्रकार से फिंगर लाइक कुछ ये जो प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस फैलोपियन ट्यूब के लास्ट पार्ट में इनफंडीबुलम के एंड के ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, गाइस इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं गाइस, फिम्ब्रिया। और ध्यान रखना गाइस, इन फिम्ब्रियाज की जो संख्या होती है वो टिपिकली 20 से 25 होती है। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, द टोटल नंबर ऑफ द फिम्ब्रियाज दोज आर प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द इनफंडीबुलम पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, कि साहब फिम्ब्रियाज की कुल संख्या कितनी होती है जो फैलोपियन ट्यूब की इनफंडीबुलम पार्ट पे प्रेजेंट होती है, तो गाइज इनकी संख्या कितनी होती है, 20 से 25 होती है। अब ध्यान रखना है गाइज, इन 20 से 25 फिम्ब्रिया में से एक जो फिम्ब्रिया होता है वो सबसे बड़ा फिम्ब्रिया होता है। और गाइज ये सबसे बड़ा फिम्ब्रिया इस ओवेरी के साथ में, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, इस ओवेरी के साथ में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। और गाइज ओवेरी के साथ में कनेक्ट होने के साथ साथ में ये जो सबसे बड़ा फिम्ब्रिया है, गाइज इस सबसे बड़े फिम्ब्रिया के अंदर क्या पाया जाती है, एक ओपनिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है गाइज, एक ओपनिंग पाई जाती है। गाइज इसी ओपनिंग के द्वारा ओवेरी से जो ओवम रिलीज होता है, ये ओवम इस सबसे बड़े फिम्ब्रिया की ओपनिंग से किस में एंटर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होता है। तो गाइज यहाँ से इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, नोट करने की बात क्या है, नोट करने की बात यह है कि 20 से 25 फिम्ब्रिया में से जो सबसे बड़ी फिम्ब्री होती है, ध्यान रखना गाइज, इस सबसे बड़ी फिम्ब्री को अपन क्या कहते हैं, ओवेरियन फिम्ब्री। क्या कहते हैं, ओवेरियन फिम्ब्री। और ध्यान रखना, इस ओवेरियन फिम्ब्री की जो ओपनिंग होती है इसे अपन क्या कहते हैं, ओवेरियन ओस्टियम, या फिर आप इसे पेल्विक ओपनिंग भी कह सकते हो, या फिर आप इसे एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो। तो गाइज ये सभी थिंग्स आपको ध्यान में रखनी है, किसके रिगार्डिंग, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स के रिगार्डिंग। एवरीथिंग, एवरी पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। देन इसके साथ साथ में गाइज ये जितनी भी बातें अपन ने डिस्कस की गई है, इन सभी चीज़ों को अपन ने बड़े अच्छे से, वो भी 1 by 1 क्या किया है गाइज, मेंशन किया है मैंने आपके लिए, आपके इम्पोर्टेंट और लजीज नोट्स को ध्यान में रखते हुए
क्योंकि बच्चों ऐसे कंटेंट्स, बच्चों मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अब मेरे को अपनी मेहनत के ऊपर, मेरे हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव है कि इतना ज़्यादा और इतना साफ सुथरा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे से आप कहीं से भी इसको मैच कर सकते हो। ये तो गाइज अभी अपनी ओबीजी की बिगनिंग है, अभी तो अपने प्रेगनेंसी की कहानी भी शुरू नहीं की है, अभी अपन बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, जीरो लेवल डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि गाइज आप भली बात ही जानते हो कि मकान की नींव जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ध्यान रखना उस मकान का, उस बिल्डिंग का लाइफ स्पान उतना ही ज़्यादा होगा और वो उतनी ही मजबूत होगी। तो गाइज अभी तो यानी कि प्रेगनेंसी तो अपनी बिल्डिंग है, और इस प्रेगनेंसी की, इस बिल्डिंग की नींव को मजबूत कर रहे हैं अपन किसके द्वारा? गायनेकोलॉजी के द्वारा। इसकी नींव क्या है? गायनेकोलॉजी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेगनेंसी की क्या है? नींव है। अगर इसको आपने समझ लिया तो प्रेगनेंसी में आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। सो गाइस ये बेसिक है, बेसिक को बड़े आराम से आप समझिएगा, बेसिक को हल्के में मत लीजिएगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है बहुत से बच्चे बेसिक को हल्के में लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते फिरते रहते हैं, डाउट्स की पोटली को सिर के ऊपर उठाए हुए घूमते रहते हैं, और जब बेसिक की क्लास चलती है तो उनके माइंड में होता है अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी तो बेसिक चल रहा है। गाइज ये बेसिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका बेस, जब आपका नींव जब आपकी मजबूत होगी तभी एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी, तभी आप प्रेगनेंसी के अंदर महारत हासिल कर पाओगे, प्रेगनेंसी को समझ पाओगे, प्रेगनेंसी को पढ़ पाओगे, प्रेगनेंसी के डिसऑर्डर्स को आप समझ पाओगे। क्लियर गाइज? तो गाइज यहाँ पर एवरी पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अपन ने कहा कि फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट क्या नाम है? इंटरस्टिशियल। इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है गाइज? इंट्राम्यूरल। अपन ने कहा कि ये कौन सा पार्ट होता है? फर्स्ट पार्ट होता है। लेंथ कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है? 1 mm। कितना डायमीटर होता है इस इंटरस्टिशियल का? 1 mm। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करने की और बात है, क्या है कि भाई जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, इस फैलोपियन ट्यूब की जो ब्लड सप्लाई है गाइस, फैलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई होती है कौन सी आर्टरी के द्वारा? ओवेरियन आर्टरी के द्वारा। बोथ फैलोपियन ट्यूब्स आर सप्लाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द ओवेरियन आर्टरी। कि फैलोपियन ट्यूब को O2 ब्लड कौन सी आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ओवेरियन आर्टरी। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, अलग कलर कोड के द्वारा हाईलाइट किया है, ऊपर से इसको हाईलाइट मैंने इस कलर के द्वारा और किया है। इसका मतलब ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज टू मच इम्पोर्टेंट। सो गाइज, सो मिलोड, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट क्या है कि फैलोपियन ट्यूब को तो ब्लड सप्लाई किस आर्टरी के द्वारा होती है? ओवेरियन आर्टरी के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, वन ऑफ द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, केवल एक ही पार्ट ऐसा है फैलोपियन ट्यूब का जिसका नाम है इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल। तो गाइस फैलोपियन ट्यूब के इस इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है वो दो आर्टरी के द्वारा होती है, ओवेरियन आर्टरी के द्वारा भी होती है और यूटेराइन आर्टरी के द्वारा भी होती है। सो गाइस दिस पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। विच पॉइंट नोटेड? क्या नोट करने की आवश्यकता है कि ओनली पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच है ब्लड सप्लाई बाय ड्यूअल आर्टरी। कि फैलोपियन ट्यूब का केवल एक ऐसा पार्ट जिसकी ब्लड सप्लाई होती है ड्यूअल आर्टरी के द्वारा। ड्यूअल का मतलब दो आर्टरी के द्वारा। कौन कौन सी आर्टरी? एक तो ओवेरियन आर्टरी और दूसरी कौन सी है फ्रेंड्स? यूटेराइन आर्टरी है। कहने का मतलब इस्थमस कोई दो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं, ओवेरियन और यूटेराइन। रिमेनिंग जो तीन पार्ट हैं, सॉरी इंटरस्टिशियल कोई दो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं। कौन कौन सी? ओवेरियन और यूटेराइन आर्टरी। जो रिमेनिंग थर्ड पार्ट है, इस्थमस है, एम्पुला है, इनफंडिबुलम है, इन तीनों को केवल एक ही आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, सिंगल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और वो आर्टरी कौन सी है? ओवेरियन
आर्टरी। तो गाइज इंटरस्टिशियल से ये बात भी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में गाइज अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहेंगे किसके बारे में, सेकंड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जिसे अपन क्या कहेंगे, इस्थमस कहेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस्थमस फेलोपियन ट्यूब का सबसे सीधा पार्ट है, यानी कि स्ट्रेट पार्ट है, मेंशन कर दिया। इस्थमस की लेंथ पहले ही देख ली 3 से 4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 2 mm होता है। चीज़ें अपन ने पहले समझ ली थी, मेंशन भी की गई है। आप बड़े अच्छे यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और गाइज अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। और केवल सब्सक्राइब ही नहीं करना, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, ताकि एवरी लेक्चर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलो तो गाइज अपन तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, एम्पुला, जिसके बारे में पहले ही मैंने कहा कि एम्पुला इट मीन्स इट इज टोर्टस पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब का कैसा पार्ट है, घुमावदार पार्ट है। लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 3 से 4 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किसी पार्ट की लेंथ नहीं होती है, इसलिए एम्पुला क्या बन जाता है, फेलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट बन जाता है। देन इसके बाद में फोर्थ और लास्ट पार्ट आता है फेलोपियन ट्यूब का, इन्फंडिबुलम। लास्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज इन्फंडिबुलम। और देखो अपन ने पहले ही समझ लिया था, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है सुंदर सुंदर अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में। गाइस इन बातों को अपने माइंड में सेट कर लेना है। क्या, एट द एंड ऑफ इनफंडिबुलम प्रेजेंट 20 to 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कि इनफंडिबुलम के एंड के ऊपर 20 से 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। नोन है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिम्ब्रिया। वन ऑफ विच, यानी कि इन 20 से 25 फिम्ब्रिया में से, जिनमें से वन ऑफ विच, जिनमें से एक, वन ऑफ विच इज लार्जेस्ट फिम्ब्रिया। इन 20 से 25 में से एक क्या होता है, सबसे बड़ा फिम्ब्रिया होता है, कॉल्ड ओवेरियन फिम्ब्रिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओवेरियन फिम्ब्रिया कहते हैं। समझाया था मैंने वहाँ डायग्राम से, और भी समझाई थी मैंने एक बात, क्या, विच अटैच टू दी ओवेरी। ये जो सबसे बड़ा फिम्ब्रिया है, जिसे अपन ओवेरियन फिम्ब्रिया कहते हैं, ये किसके साथ में अटैच रहता है, ओवेरी के साथ में अटैच है। एंड ओवम कम्स इनटू फेलोपियन ट्यूब बाय दिस फिम्ब्रिया। और जो ओवम होता है, इस सबसे बड़े फिम्ब्रिया के द्वारा किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है गाइस, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री मारता है। देन ये जो इस सबसे बड़े फिम्ब्रिया, ओवेरियन फिम्ब्रिया के अंदर जो ओपनिंग होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एब्डोमिनल ओस्टियम भी कह सकते हो, पेल्विक ओस्टियम भी कहते हो, ओवेरियन ओस्टम भी कहते हो, पेल्विक ओपनिंग भी आप इसे कह सकते हो। इसमें जो ओपनिंग पाई जाती है ओवेरियन फिम्ब्रिया में। फिर लेंथ की अपन बात करें, कितनी, किसके बराबर है, इंटरस्टिशियल के बराबर है, 1.25 सेंटीमीटर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, डायमीटर 6 mm सबसे ज़्यादा है, इसलिए फेलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट बन जाता है। क्लियर गाइस। तो गाइस देखिएगा, अभी तक के एग्जाम में फेलोपियन ट्यूब्स के रिकॉर्डिंग, अभी तक की, जिस दिन से नर्सिंग के कहने का मतलब कंपटीशन एमसीक्यू पेपर से एग्जाम से स्टार्ट हुए, उस दिन से लेकर के आज तक की डेट तक फेलोपियन ट्यूब के पार्ट से जो क्वेश्चन आया है गाइस, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इधर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। और ध्यान रखना, इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो अगर आपको ये चारों पार्ट समझ में आए हो तो। अगर इन पे आपने अगर पूरा फोकस किया हो, अगर इन चारों पार्ट्स के ऊपर, तो गाइज ये फेलोपियन ट्यूब के टॉप 10 क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। अभी अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइज, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेलोपियन ट्यूब। गाइस फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं टॉप 10 क्वेश्चंस में से, इन्हीं टॉप 10 क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलता है। 1 by 1 क्वेश्चन को अपन समझेंगे, अपन के रटेंगे नहीं, अपन उसका आंसर भी देखेंगे। और अपन उसका आंसर अगर ये है तो ये आंसर क्यों है, रीजनल भी अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही वादा किया है कि गाइस मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज क्या रेशनली क्या करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गो गाइस, 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। नैरोवेस्ट, नैरो का मतलब संकरा, संकरे का मतलब जिसकी लूमेन, जिसके अंदर का जो व्यास है वो सबसे कम है। तो गाइस फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसका डायमीटर यानी कि जिसका व्यास, जिसका
जिसका लुमेन सबसे छोटा है, सबसे पतला है। तो गाइस याद करो कौन सा पार्ट है, इंटरस्टिशियल है, क्योंकि इंटरस्टिशियल का डायमीटर कितना है 1 mm है, इस्थमस का 2 mm, एम्पुला का 3 to 4 mm, इनफंडिबुलम का 6 mm। सो इंटरस्टिशियल का डायमीटर सबसे कम है, उसकी ल्यूमेन सबसे नैरो है। सो गाइज यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब का नैरोवेस्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, इंट्राम्यूरल, और इंट्राम्यूरल का ही दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी। देन इसके बाद में मैंने पहले ही बता दिया वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। वाइडेस्ट का मतलब सबसे चौड़ा पार्ट, वाइडेस्ट का मतलब सबसे चौड़ा पार्ट। फेलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है, यहाँ पर लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, चौड़े में बात की जाती है, डायमीटर की बात की जाती है कि फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है। तो गाइज एक पार्ट है जिसका डायमीटर 6 mm है, इतना या इससे कम फेलोपियन ट्यूब के और किसी भी पार्ट का डायमीटर नहीं है। तो वो पार्ट कौन सा है गाइज, इनफंडिबुलम है। सो गाइज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब का आंसर क्या जाएगा, इनफंडिबुलम जाएगा। देन इसके बाद में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्या थिननेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। देखो यहाँ पे फोकस करो, सब्जेक्ट पे फोकस करो, पूछ क्या रहा अपने को, थिननेस का मतलब पतला। तो पतले का मतलब यहाँ पे ल्यूमेन से नहीं है, डायमीटर से नहीं है, यहाँ पे उस पार्ट की वाल से है। कि भाई अपन ने डिस्कस किया कि फेलोपियन ट्यूब की जो वाल होती है 3 लेयर से मिलके बनी होती है, पेरिटोनियम से, मस्कुलर से और म्यूकोजल लेयर से। तो गाइज इस फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसकी वाल सबसे पतली है। तो गाइज फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट इस्थमस है। इस्थमस की जो वाल होती है वो क्या होती है, सबसे थिन होती है, सबसे पतली होती है। यानी कि इस्थमस पार्ट की जो वाल है उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो क्या होती है, सबसे पतली होती है। सो थिन, पतले को अपन क्या कहते हैं, थिन कहते हैं। सो फेलोपियन ट्यूब का थिनेस्ट पार्ट कौन सा बन जाता है, इस्थमस बन जाता है। देन थिनेस्ट के जस्ट अपोजिट थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का सबसे थिकेस्ट पार्ट, यानी कि फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसकी वाल की मोटाई सबसे ज़्यादा है। तो एक अनुमान लगाइए आप कि कौन सा पार्ट होना चाहिए। तो गाइज अनुमान ऐसे लगाना है कि यार देखो फेलोपियन ट्यूब की वाल की मोटाई यूट्रस की वाल की मोटाई से तो ज़्यादा हो नहीं सकती। इसका मतलब है फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो यूट्रस की वाल के अंदर है। तो वो पार्ट कौन सा है, इंट्राम्यूरल है, इंटरस्टिशियल है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोटाई भी कौन सी पार्ट की वाल की होगी, इंट्राम्यूरल की होगी, इंटरस्टिशियल की होगी। सो गाइज थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज इंटरस्टिशियल। इसे आप इंट्राम्यूरल भी कह सकते हो। ये थिकेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये यूट्रस की वाल के अंदर मर्ज रहता है, उसके साथ में अटैच रहता है। देन इसके बाद में अपन बात करेंगे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। लॉन्गेस्ट का मतलब यहाँ से यहाँ पर है लेंथ से, कि फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो भाई देख लो यहाँ पे लंबाई किसकी ज़्यादा है, एम्पुला की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। क्या 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी पार्ट की लंबाई है फेलोपियन ट्यूब की? नहीं, किसी पार्ट की लंबाई नहीं है। तो गाइस फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन हो जाएगा, एम्पुला हो जाएगा, बिकॉज एम्पुला की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इतनी या फिर इससे ज़्यादा फेलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट की लेंथ नहीं है। सो लॉन्गेस्ट सबसे लंबा पार्ट कौन सा होगा, एम्पुला। इसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गाइस, दिस पॉइंट टू बी नोटेड मिलर, दिस पॉइंट टू बी नोटेड मिलर, दिस पॉइंट इज टू मच इम्पोर्टेंट। विच पॉइंट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। क्या क्वेश्चन पूछे अगर आपको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो आपको आंसर गाइज एम्पुला कभी भी नहीं देना है। इसका आंसर क्या जाएगा, इनफंडिबुलम जाएगा। क्या जाएगा गाइज, इनफंडिबुलम जाएगा। कि फेलोपियन ट्यूब का जो लार्जेस्ट पार्ट है गाइज, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे चौड़ा पार्ट। लार्जेस्ट का मतलब है यहाँ लंबाई से मतलब नहीं है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे देखो, एक तो होता है लॉन्गेस्ट और एक होता है लार्ज। एक तो क्या होता है गाइज, देखो यहाँ पर एक तो लॉन्ग होता है और एक क्या होता है,
लार्ज होता है। तो गाइज लॉन्ग तो डिनोट करता है किसको, लेंथ को, और जो लार्ज वर्ड है ये डिनोट करता है उस पार्ट के डायामीटर को, यानी कि उसकी ल्यूमेन की चौड़ाई को। जैसे कि अपन एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा लॉन्ग और लार्ज के कंसेप्ट को अगर अपन समझे तो यहाँ पर देखो अपनी जो इंटेस्टाइन होती है दो पार्ट होते हैं, दो प्रकार की है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक लार्ज इंटेस्टाइन है। तो गाइज देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे आप कहते हो उसकी लेंथ कितनी है, 3-4 मीटर लेंथ है, और जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी है, केवल 1 से 1.5 मीटर उसकी लेंथ है। इसका मतलब जिसकी लंबाई कितनी है गाइज, 3 मीटर है, 3.5 मीटर है, उसको तो आप कह रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन, और जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है उसको आप कह रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका लोचा क्या है गाइज, इसका लोचा डायमीटर है, क्योंकि जो 3 मीटर की जो इंटेस्टाइन है उसे स्मॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका डायमीटर कम है, उसकी ल्यूमेन का सरकमफेरेंस कम है, और जो 1.5 मीटर की जो इंटेस्टाइन है जिसे अपन लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं गाइज उसकी ल्यूमेन का डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जो लार्ज वर्ड होता है वो किसके लिए काम में लेते हैं, बेसिकली अपन डायमीटर के लिए। सो गाइज यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब से एग्जामिनर पूछना चाहेगा आपसे कि सबसे चौड़ा पार्ट यानी कि सबसे ज़्यादा डायमीटर किसका है, तो गाइज इन्फंडिबुलम का कितना है, 6 mm है। सो गाइज लार्जेस्ट पार्ट का आंसर क्या जाएगा अपना यहाँ पे, इन्फंडिबुलम जाएगा। क्लियर गाइज। देन इसके साथ साथ में नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे गाइज लार्जेस्ट के बाद में स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा पार्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसकी लंबाई सबसे कम होती है, तो गाइज वो कौन सा पार्ट है, इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल। अब यहाँ से बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि सर आप इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल को सबसे छोटा पार्ट कैसे कह सकते हो, कि साहब सर यहाँ तो इंट्राम्यूरल की भी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर है और इन्फंडिबुलम की भी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर है, और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे कम लंबाई किसकी है, तो यहाँ तो इंटरस्टिशियल की और इन्फंडिबुलम की दोनों की लेंथ क्या है गाइज, सेम है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन के साथ छोटा फिर किसे कहा जाए, तो गाइज फिर भी अपन छोटा किसे कहेंगे, पहले पार्ट को कहेंगे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के सीक्वेंस के अंदर जो पहला पार्ट आता है उसे अपन स्मॉलेस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे कि भाई माना कि दो कैंडिडेट, माना ये कोई एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम के अंदर इमेजिंग दैट उस एग्ज़ाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1 है, और वहाँ पर दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दोनों के नंबर बिल्कुल सेम आए हैं, दोनों के 85.10% आए, दोनों के 0.00001% का भी डिफरेंस, बिल्कुल सेम यहाँ पर क्या है गाइज, दोनों के मार्क्स आए हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में पोस्ट किसे दी जाए, सेलेक्ट किसे किया जाए, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर यहाँ पे ऐसा अपन अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं। वो देखो उस इंस्टीट्यूट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कौन, कभी कभी कोई इंस्टीट्यूट है वो एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देता है, कोई इंस्टीट्यूट एज को प्रायोरिटी देता है, कोई इंस्टीट्यूट अल्फ़ाबेटिकली नेम्स को प्रायोरिटी देता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर प्रायोरिटी दी जाएगी कि साहब जिस व्यक्ति को ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो गाइज उसका सिलेक्शन पहले होगा। इसी प्रकार यहाँ पर या फिर एक्सपीरियंस के बजाय अल्फ़ाबेटिकली, जैसे कि ना दोनों का क्या है यहाँ पर 85.10% आए नंबर, लेकिन एक का नाम क्या है सुरेंद्र और एक का नाम क्या है वीरेंद्र, क्या एक का सुरेंद्र है एक का वीरेंद्र है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आ रहा है, एस से पहले कौन आता है, वी, PQRSTUV, कहने का मतलब एस क्या आता है, वी से पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, सुरेंद्र को। सिलेक्शन किस
किसको मिलेगा, या अल्फाबेटिकली सुरेंद्र को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर भी फेलोपियन ट्यूब के इंट्राम्यूरल पार्ट की भी लेंथ कितनी है, यहाँ पे 1.25 सेंटीमीटर है। इनफंडिबुलम की लेंथ कितनी है, 1.25 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे पहले सीक्वेंस में कौन सा पार्ट आता है, इंटरस्टिशियल आता है, इसलिए सबसे छोटा पार्ट कौन सा माना जाता है गाइज, इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल। क्लियर एवरीबॉडी। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये तो आप सभी जानते हो। अरे भाई फेलोपियन ट्यूब का संगम स्थल, मिलन स्थल, गार्डन कौन है, कौन है, एम्पुला। कहने का मतलब फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट बनता है। तो गाइज वो पार्ट कौन सा है, एम्पुला है। फिर इसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइज, दिस पॉइंट आल्सो टू बी नोटेड, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, बहुत से तो आंसर भी गलत करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ट्यूबेक्टमी की, फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर ट्यूबेक्टमी की जाती है, तो बच्चों ने पढ़ रखा है एम्पुला। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे इसमस लिख दिया आपने, गलती से लिख दिया, हमने तो पढ़ा है कि ट्यूबेक्टमी का पार्ट कौन सा है, एम्पुला है। लेकिन गाइज इसीलिए तो मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आया हूँ ताकि आपकी ये रॉन्ग कंसेप्ट क्या हो सके, करेक्ट हो सके। आज से इस कंसेप्ट को गाइज करेक्ट कर लो, इसको मॉडिफाई कर लो कि फेलोपियन ट्यूब का जो ट्यूबेक्टमी वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इस्थमस। वो कौन सा होता है, इस्थमस। ट्यूबेक्टमी का मतलब है कि परमानेंट स्टरलाइजेशन या फिर एज ए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए अपन ये ट्यूबेक्टमी काम में लेते हैं। तो गाइज इसका जो पार्ट है वो कौन सा है, इस्थमस। अब यहाँ पे देखिएगा अपन इस्थमस के ऊपर ट्यूबेक्टमी क्यों करते हैं। अब देखो एक बात मेरी यहाँ पे समझो, क्या कि इमेजिंग दैट ये फेलोपियन ट्यूब है और फेलोपियन ट्यूब का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट कौन सा है, इस्थमस है। ट्यूबेक्टमी में क्या करते हैं, देखो पहले के ज़माने में तो क्या किया जाता ट्यूबेक्टमी के अंदर, परमानेंट फैमिली प्लानिंग के लिए, फिर एज ए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कि यहाँ पर बीच में से काट करके फेलोपियन ट्यूब को और दोनों एंड्स को एक थ्रेड के द्वारा लाइगेट कर दिया जाता था, जिससे होता क्या था कि फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी मेंटेन नहीं रहती। इधर से कौन आया, ओवम आया, लेकिन इधर से कौन आएगा, स्पर्म आएगा। अब बीच के अंदर दोनों तरफ से फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर दिया गया है, इसलिए ओवम फेलोपियन ट्यूब के इस तरफ गाना गा रहा है, प्रेम रतन धन पायो मारो स्पर्म में कब आयो, और इधर से स्पर्म कह रहा है जाने दो भाई मुझे, जाने दो, मेरा लाइफ स्पान पूरा हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पे लाइगेट कर दिया, इसलिए ये लाइगेशन वाला जो एरिया है इसकी वजह से स्पर्म ओवम की तरफ नहीं जा पाता है, बिकॉज बीच के अंदर चीन की दीवार अपन ने खड़ी कर दी, यानी कि कट करके धागे से क्या कर दिया, लाइगेट। पहले के ज़माने में ऐसा किया जाता है, लाइगेशन वाला काम, कट करने वाला काम। आज के ज़माने में क्या करते हैं ये चीज़ समझो। तो गाइज आज के टाइम में क्या करते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का मानो ये इस्थमस पार्ट है, तो गाइज लेप्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी के द्वारा फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस पार्ट को एक रिंग पहना दी जाती है। और गाइज इस रिंग में वायर होता है, वायर के द्वारा इन दोनों वायरों को खींच करके इस रिंग को क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। टाइट करने से होता क्या है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब का ये जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, यहाँ से इस प्रकार से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है इस रिंग को टाइट करने की वजह से, जिसकी वजह से ओवम तो इस तरफ गाना गाता रहता है और स्पर्म इस तरफ गाना गाता रहता है, प्रेम रतन धन पायो मारो स्पर्म में कब आयो। तो कहने का मतलब आज के टाइम में ये टेक्निक काम में ले रही, इसे अपन ट्यूबल लाइगेशन के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो गाइज आजकल ट्यूबेक्टमी नहीं करते हैं, काट करके धागे से बांधते नहीं हैं, क्या मनाते हैं फेलोपियन ट्यूब के साथ में ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन क्या मनाता है, रिंग सेरेमनी मनाता है। इनको क्या पहना देता है, रिंग पहना देता है, और इस रिंग के वायर को खींच करके रिंग को टाइट कर देते हैं, जिससे फेलोपियन ट्यूब यहाँ से क्या हो जाती है, इस प्रकार
से ब्लॉक हो जाती है, ओवम और स्पर्म आपस में मिलन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी कंसीव रहती है, कंसीव नहीं होती है प्रेगनेंसी, महिला प्रेगनेंसी से फ्री रहती है। फ्री फ्रॉम प्रेगनेंसी का मतलब ही तो कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ट्यूबल लाइगेशन को एज ए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में काम में लेते हैं। अब देखो ये काम इस्थमस के ऊपर क्यों किया गया, ये ट्यूबल लाइगेशन ट्यूबेक्टमी इस्थमस के ऊपर क्यों किया गया? नहीं गाइज, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि जो इस्थमस होता है इसकी वाल सबसे थिन होती है, पतली होती है। और गाइज जब अपन रिंग के द्वारा इस पार्ट को अपन ब्लॉक कर देते हैं इस्थमस को, तो दोनों वाल्स पतली होने की वजह से इन दोनों वाल्स के अंदर अडेशन नहीं होता। और इन फ्यूचर माना कि भाई इस महिला के माना कि कितने थे, एक लड़का था और एक लड़की के ऊपर इसने ट्यूबल लाइगेशन करवा लिया, खुदा ना खास्ता किसी के साथ में हो नहीं भाई, इस एक बच्चे की किसी एक्सीडेंट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और महिला ने यहाँ पे ट्यूबेक्टमी यानी कि ट्यूबल लाइगेशन करवा रखा है, ट्यूबेक्टमी या फिर ट्यूबल लाइगेशन करवा रखा है, अब बच्चा एक्सपायर हो गया, तो महिला अब दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहेगी। तो अगर अपन ने यहाँ पर इस्थमस पे अगर वो रिंग डाली थी, तो इस्थमस की वाल पतली होने की वजह से ये वाल आपस के अंदर क्या नहीं करेगी, अडेस नहीं होगी, चिपकेगी नहीं, और रिंग को खोलने के बाद में आसानी से इस फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी वापस, और महिला प्रेगनेंसी को फिर से क्या करने के चांसेस रहते हैं, कंसीव करने के चांसेस बन जाते हैं। बल्कि अगर अपन एम्पुला पे करते हैं तो एम्पुला की वाल मोटी है, इसकी वाल चिपकने के अडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे कि वापस से पेटेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। इसलिए गाइज जो पार्ट ऑफ ट्यूबेक्टमी का आंसर जाना है वो क्या जाना है, पहली प्रायोरिटी पे क्या जाना है, इस्थमस जाना है। अब देखो अगर ऑप्शन के अंदर इस्थमस नहीं है तो फिर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है गाइज, आपको सर्च करना है इस्थमो एम्पुलरी जंक्शन। क्या ढूंढना है, इस्थमो एम्पुलरी जंक्शन, यानी कि जहां इस्थमस और एम्पुला आपस में मिलते हैं। जैसे ही गाइज इमेजिंग दैट ये फैलोपियन ट्यूब है, और गाइज इस फैलोपियन ट्यूब का ये तो कौन सा हो गया, इंट्राम्यूरल हो गया, ये इस्थमस हो गया, और ये क्या हो गया, एम्पुला हो गया, और ये लास्ट वाला क्या हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। तो देखो यहाँ तक इस तरह ये पार्ट तो क्या है, इस्थमस है, और ये कौन सा है, इंट्राम्यूरल है, और इस्थमस के बाद में ये कौन सा आ गया, यहाँ से यहाँ तक एम्पुला, और गाइज और गाइज यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो कौन सा आ गया, ये एम्पुला आ गया, ये इस्थमस, और ये कौन सा है, इंट्राम्यूरल। देखो ये इस्थमस और एम्पुला यहाँ पर आपस में जुड़ रहे, ये इस्थमस है और ये एम्पुला, ये दोनों यहाँ पर आपस में जुड़ रहे हैं, इसे अपन कहते हैं इस्थमो एम्पुलरी जंक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द परफेक्ट साइट फॉर ट्यूबल लाइगेशन और ट्यूबेक्टमी, आपको ऑप्शन में इस्थमस नहीं मिलता है, तो फिर आप ये जंक्शन चूज करोगे, क्या, इस्थमो एम्पुलरी जंक्शन एज ए सेकंड प्रायोरिटी। और गाइज अगर आपको ना तो ऑप्शन में इस्थमस मिले, ना आपको इस्थमो एम्पुलरी जंक्शन मिले, तो गाइज ऐसी कंडीशन में एज ए लास्ट प्रायोरिटी फिर आप क्या चूज कर सकते हो, इसका आंसर एम्पुला चूज कर सकते हो। लेकिन गाइस पहली प्रायोरिटी एम्पुला को नहीं है ट्यूबेक्टमी या फिर ट्यूबल लाइगेशन के मामले में। आई थिंक ऑल इज क्लियर। वेल देन नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे पार्ट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि फेलो। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब इम्प्लांटेशन अकर्स आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की नॉर्मल कैविटी के बाहर जब भी इम्प्लांटेशन होता तो अपन इसे क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो गाइज ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कॉमनली फैलोपियन ट्यूब में होती है, और फैलोपियन ट्यूब के भी कौन से पार्ट के अंदर होती है, एम्पुला पार्ट में। तो गाइज यहाँ पे जो अपना फर्टिलाइजेशन होता है वो भी एम्पुला में होता है, देन सबसे लंबा पार्ट है वो भी एम्पुला है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो साइट है मोस्ट कॉमन वो भी कौन सी है, एम्पुला है। तो गाइज ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गाइस इन टॉप 10 में से 3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पतला पार्ट इस्थमस, सबसे लार्ज पार्ट इनफंडिबुलम। ट्यूबेक्टमी का पार्ट कौन सा है, पहली प्रायोरिटी देंगे इस्थमस को, इस्थमस नहीं है तो फिर ट्यूबेक्टमी में इस्थमो एम्पुलरी जंक्शन सेकंड आंसर जाएगा, वो भी नहीं है फिर एज ए थर्ड प्रायोरिटी क्या जाएगा, एम्पुला आंसर जाएगा। क्लियर गाइज।
इसके बाद में सिंपली अगर फंक्शंस की बात करना चाहो, वैसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेलोपियन ट्यूब क्या काम करती है भाई? फेलोपियन ट्यूब फैसिलिटेट करती है फर्टिलाइजेशन को। भाई फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि ओवम और स्पर्म के फ्यूजन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, प्लेस प्रोवाइड करती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो यू कैन से दैट ए फेलोपियन ट्यूब फैसिलिटेट टू फर्टिलाइजेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। देन दूसरा फंक्शन होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी कंसेप्शनल प्रोडक्ट। कंसेप्शनल प्रोडक्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन का कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसे न्यूट्रिशन दे रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ दी गेमेट्स, गेमेट्स को ओवम और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। ये सभी क्या है? फेलोपियन ट्यूब के फंक्शन है। देन इसके बाद में ब्लड सप्लाई की मैंने आपको बता ही दिया कि फेलोपियन ट्यूब को ब्लड सप्लाई अगर सिर्फ ऐसे पहुंचता है ब्लड सप्लाई ऑफ दी फेलोपियन ट्यूब, वो भी आर्टीरियल, तो आपका आंसर देता है ओवेरियन आर्टरी। अगर आपसे पूछता है कि फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसको ओवेरी और यूटेराइन आर्टरी दोनों ब्लड सप्लाई करती हैं, वो भी अपन ने डिस्कस किया है। जो वेन होती है जो वीनस ब्लड को कैरी करती है, तो गाइज वो वेन कौन सी है? ओवेरियन वेन है। सॉरी क्या है? ओवेरियन वेन है जो फेलोपियन ट्यूब से CO2 ब्लड को कैरी करती है। क्लियर? तो गाइज ये था अपना फेलोपियन ट्यूब का पार्ट 2। और गाइज यहीं पर अपन फेलोपियन ट्यूब को फिनिश करते हैं। और गाइज अपने फेलोपियन ट्यूब के फिनिशिंग के साथ में 3 अपने इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो चुके हैं। विजाइना अपन पढ़ चुके हैं, यूट्रस अपन पढ़ चुके हैं, फेलोपियन ट्यूब अपन पढ़ चुके हैं। और आपको पता है फेलोपियन ट्यूब के केवल 4 ही पार्ट सॉरी इंटरनल रिप्रोडक्टिव केवल 4 ही ऑर्गन होते हैं। तो अब कौन सा बचा है? ओवेरी। तो गाइज अब आपके लिए नेक्स्ट जो सबसे शानदार लेक्चर आने वाला है ओवेरी। ध्यान रखना गाइज, जो प्रेगनेंसी के डिसऑर्डर्स होते हैं 90% डिसऑर्डर्स, या फिर कहने का मतलब सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्स किस पे डिपेंड करते हैं? ओवेरी पे डिपेंड करते हैं। जो गायनेकोलॉजी के डिसऑर्डर होते हैं, जो एबनॉर्मलिटी होती है। सो गाइज प्रेगनेंसी को समझने के लिए आपको ओवेरी को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइज अगर आपको प्रेगनेंसी को रटना नहीं है, समझना है, रेशनल से समझना है, तो आप ओवेरी वाला, ओवेरी की फिजियोलॉजी, इसका आपको लेक्चर मिस नहीं करना है और समय पे देख लेना है, वरना अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ओवेरी के साथ में, कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ में, कुछ नए रेशनल्स के साथ में, अंडरस्टैंडिंग व्यू के अंदर स्टडी के साथ में गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।